एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनका। हम इसमें आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। देखिए, आईपीसी और इम्पॉर्टेंट केसेस कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम मेंसरे का केस देखते हैं। शराज वर्सेस डी रुडजन, ब्रेन वर्सेस वुड और आर वर्सेस टॉल्सन के केस में क्या कहा था, इसे प्रिजम्पशन करी थी कि जो मेंसरिया है बहुत ही एसेंशियल है हर एक ऑफेंस के लिए, ठीक है। और इंडिया की केस की बात करें तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस वीडी पांडे का केस है, ठीक है, ये वेंसिया के ऊपर। तो और इस केसेस में हम कोर्ट ने क्या कहा था, मेंसरिया इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द स्टैच्यू और इम्प्लाइडली बार्ड। तो मतलब मेंसरिया एक नेसेसरी है हर एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जब तक कि ये किसी भी स्टैच्यू के द्वारा एक्सक्लूड ना किया गया हो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड ना किया हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉमन इंटेंशन का केस देखते हैं। देखिए, ये बरेंद्र कुमार घोष का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको याद रखिएगा। इसको हम पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस केस भी कहते हैं। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट इवन इट इज अ पर्सन हु डज नॉट डू एनीथिंग बट इफ ही हैज कॉमन इंटेंशन ही विल बी लायबल। द कोर्ट सेड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखिए, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो पर्सन जहाँ पे ऑफेंस हो रहा है वहाँ वो पर्सन अगर कॉमन इंटेंशन है उस पर्सन की ऑफेंस की, और क्या हो रहा है कि वो पर्सन वहाँ पे बेशक खड़ा ही है तो भी वो क्या माना जाएगा कि वो जो वहाँ पे वेट कर रहा है वो पर्सन, तो माना जाएगा ये जो क्राइम वो कर ही वो भी क्राइम कर रहा है, ठीक है। देखिए, इस केस में क्या था, एक पोस्ट ऑफिस था, उसमें ना कुछ 3-4-5 लोग होते हैं जो जाते हैं और वहाँ पे क्राइम करते हैं। और ये जो बरेंद्र कुमार घोष होता है ये बाहर खड़ा होता है और वहाँ के जो क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर होता है उसको गोली मार देता है और लोग जो उसके साथी होते हैं वो तो भाग जाते हैं और ये खड़ा रह जाता है, ये पकड़ा जाता है। तो इस केस में इसने कहा होता है कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ खड़ा था। तो कोर्ट ने बोला था कि अगर आपकी कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, आपने बेशक कुछ भी ना किया हो गया हो तो आप लायबल होंगे कॉमन इंटेंशन, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंडर्ड वेट। जो भी वहाँ पे वेट कर रहा है और खड़ा हो रहा है क्राइम के होने का, तो वो भी वहाँ पे क्या माना लायबल माना जाएगा पनिशमेंट के लिए। अब महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस देखेंगे। देखिए, इसमें क्या बताया था, इस केस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस बताया था प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। और कोर्ट ने कहा था कॉमन इंटेंशन इंप्लाई करता है प्री अरेंज प्लान, प्रेयर मीटिंग्स ऑफ माइंड्स और प्रेयर कंसल्टेशन बिटवीन ऑल पर्सन, ठीक है, प्रेयर मीटिंग्स ऑफ माइंड। तो ये सब किस में आता है, ये तीनों पॉइंट आएंगे हमारे कॉमन इंटेंशन के अंदर, कवर होंगे एज अ सिमिलर इंटेंशन, ठीक है। और थर्ड देखेंगे ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे ईओ इंस्टेंटी की बात करी गई है, ईओ इंस्टेंटी की मतलब ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है ऑन द स्पॉट, ठीक है। जब कोई कमीशन ऑफेंस हो रहा है उस टाइम दो पर्सन सामने आ गए और उनकी कॉमन इंटेंशन सेम है, उन लोगों ने आपस में अपनी इंटेंशन को शेयर कर लिया, तो वहाँ पे क्या होगा, उसी स्पॉट में मतलब ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन का यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और ये बाय जेस्चर और बाय एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के थ्रू भी कॉमन इंटेंशन यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ईओ इंस्टेंटी का केस कौन सा है, तो ये ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है और सिमिलर इंटेंशन का महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है। नेक्स्ट देखेंगे हम जनरल एक्सेप्शन का। देखिए, मैकनॉटन्स केस देखते हैं। इसमें क्या ये बात करता है, यहाँ पे लीगल इंसैनिटी का केस है, ठीक है। इसको राइट एंड रॉन्ग टेस्ट भी कहा जाता है। और इंडिया का केस बात करें तो ये दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस गुजरात का केस भी इंसैनिटी के ऊपर है और यहाँ पे लीगल इंसैनिटी की बात होती है जो, ठीक है। कोर्ट कहता है, कोर्ट हेल्ड दैट एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी सेन एंड पोजेस अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम। तो कोर्ट ने कहा था इसमें कि प्रत्येक पर्सन को प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सेन है और सफिशिएंट नॉलेज रखता है, जो भी वो क्राइम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन पे होती है जब तक कि वो उसके अपोजिट कुछ हो ना जाए, उसको लीगल इंसैनिटी ना हो, ठीक है। अगर उसे लीगल इंसैनिटी है तो उसका यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस है वर्सेस बियर्ड। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा था इंसैनिटी वेदर प्रोड्यूस बाय ड्रंकनेस ऑफ अदरवाइज इज अ डिफेंस टू द क्राइम चेन।
इसका मतलब इंसैनिटी कैसे भी हो, ठीक है, चाहे वो ड्रंकनेस से ही आ रखी हो, तो वो यहाँ पे डिफेंस ले सकता है जनरल एक्सेप्शन का। यहाँ पर नॉलेज देखी जाती है, इंटेंशन देखी जाएगी पर्सन की, कि जो उसने ये नहीं कह सकते कि उसने ड्रिंक किया है तो आप वो ऑफेंस करना ही चाहते हो। अगर आप हो, एक ए है, उसने ड्रिंक कर रखी है और उससे कोई ऑफेंस हो जाता तो यही नहीं माना जाएगा कि उसने ड्रिंक इसलिए की क्योंकि उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे ड्रिंक कर रखी है तो वो ऑफेंस करना ही चाहता है, ऐसा नहीं है। उसकी वहाँ पे इंटेंशन देखी जाएगी, नॉलेज देखी जाएगी, यहाँ पे वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को भी देखा जाएगा, ठीक है। ये प्रिलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डोमिनिक वार्के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 3 गाइडलाइंस दी थी कि हम कोई भी हार्म नहीं ऐसा करेंगे जो मतलब जितना नेसेसरी है उतना ही हम उस किसी पर्सन को हार्म कर सकते हैं अपने आरपीडी के, मतलब अपने डिफेंस में। जैसे कोई पर्सन है, वो सिर्फ आपको हल्का सा थप्पड़ मार देता है मजाक में, तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते, आप उसको जाके डंडे से नहीं मार सकते, आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने तो अपना आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है। तो आप सिर्फ उतना ही हार्म कर सकते हो जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप यूज़ करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और या फिर अगर किसी भी का भी यहाँ पे रीजनेबल अप्रहेंशन है कि उसकी बॉडी, उसको कोई कोशिश कर रहा है उसे मारने की या फिर कोई ऑफेंस कमिट करने की उस पर्सन के ऊपर, तो वहाँ पे आप क्या मिल सकता है आपको, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, अब ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी आपकी बॉडी को कोई रीजनेबल अप्रहेंशन ना हो तब तक आप इस राइट को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप जा रहे हो, आपने सडनली एक पर्सन को देख लिया और आपको लग रहा है कि भाई हाँ वो मुझे किडनैप कर लेगा, तो उस केस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं, भाई हाँ मुझे ऐसा लगा, जब तक कि आपको बिल्कुल वो पर्सन कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करता कि हाँ आपको ये बिल्कुल लग ही गया कि वो मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस केस में आप यूज़ करोगे। अब कोई चलते फिरते आदमी को तो मेरे सोचोगे तो और बोलते कि भाई वो तो मुझे ऐसा लगा कि वो किडनैप करना चाहता था, इसलिए मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनाया, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्पिरेसी का केस देखते हैं। तो जसपाल मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था एग्रीमेंट जो है कॉन्स्पिरेसी का जिस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट ही इनफ है अपने आप में कि वो कॉन्स्पिरेसी को कर सके, ठीक है। यहाँ पे दोनों पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, भाई एग्री होने चाहिए कॉन्स्पिरेसी के लिए। एक्सटॉर्शन का देखते हैं, देखिए आरएस नायक वर्सेस एआर उनतुल्य एंड अनदर के केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक्सटॉर्शन के ऑफेंस के लिए फियर और थ्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी वहाँ पे फियर नहीं है तो वहाँ पे उस केस में एक्सटॉर्शन नहीं माना जाएगा। आरएस नायक वर्सेस एआर उनतुल्य एंड अनदर के केस में। नेक्स्ट देखेंगे हम सेडिशन का केस, जो केदारनाथ वर्सेस स्टेट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट कि 124A वॉयलेट नहीं करेगा आर्टिकल 19(1)A को, ठीक है। मतलब कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो सेडिशन है आर्टिकल सेक्शन 124A है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज A को वॉयलेट बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। Supreme Court had that section 124A does not violate the article 19(1)A of the constitution as it is a reasonable restriction. नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 301। इसमें केएम नानावती का देखिए बहुत फेमस केस है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए इसमें क्या हुआ था, जो नानावती था इसमें वो एक नेवी में होता है और वो क्या करता है, उसकी वाइफ होती है, उसका वाइफ का एक प्रोड्यूसर के साथ अफेयर चल रहा होता है, ये नानावती को पता चल जाता है जब वो आता है। और वो क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ जाता है मूवी थिएटर में, वहाँ पे अपने बच्चों को और बीवी को वहाँ पे छोड़ के वो उस प्रोड्यूसर के पास जाता है और बोलता है तो मेरी बीवी से शादी कर लो। तो प्रोड्यूसर ने कुछ ऐसे अपशब्द बोले होते हैं, तो उससे क्या होता है, नानावती उसकी गोली मार के हत्या कर देता है। और इस केस में वो डिफेंस ही लगता है कि मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ था इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा if an accused person pleads that there was a grave and sudden provocation then there is a presumption against him and the burden to rebut the presumption is on him। तो इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व कहा कि अगर कोई पर्सन कहता है कि भाई मैं इस एक्सेप्शन के अंदर आता हूँ या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होगा कि जो उसने काम किया है, जो इसने ऑफेंस किया है, ये प्रिजम्पशन ये माना जाएगा कि इसने जो भी ऑफेंस किया है
ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आके किया है, तो इसमें प्रूफ करना पड़ेगा उस विक्टिम, सॉरी उस ऑफेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इसने क्या कहा था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 377 को। नेक्स्ट देखेंगे 303 का केस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डेथ सेंटेंस शुड नॉट पास एक्सेप्ट इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। जब डेथ सेंटेंस पास नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना आ जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस को पास किया जाएगा। और मोहम्मद आरिफ एंड अदर वर्सेस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑल द डेथ सेंटेंस केसेस भी हियर्ड बाय एटलीस्ट 3 जजेस, जो भी डेथ सेंटेंसेज है एटलीस्ट 3 जजेस के द्वारा सुनवाई होनी चाहिए। फिर मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, ठीक है। और दीना वर्सेस स्टेट में भी क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था कोर्ट हेल्ड दैट डेथ बाय हैंगिंग इज जस्टिफाइड, ठीक है। अगर किसी को हैंग करके मृत्यु की जा रही है तो वो जस्टिफाई माना जाएगा। और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 309 कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस केस में कहा था देखिए जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कहना था, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको जीने का अधिकार है, यहाँ पे मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए आईपीसी के इंपॉर्टेंट केसेस थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए री बैरोबरी का केस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। ये प्रियम्बल से रिलेटेड केस है। री बैरोबरी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केस मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखेंगे रे बैरोबरी में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए प्रियम्बल के पास कोई भी सब्सटेंटिव पावर नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए प्रियम्बल के पास कोई भी सब्सटेंटिव पावर नहीं है, री बैरोबरी केस में कहा था। फिर नेक्स्ट देखें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस में। इस केस में क्या था, जो गोलकनाथ फैमिली थी उसके पास टोटल 500 एकड़ की ज़मीन थी और गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक लैंड टेन्यूर एक्ट को पास किया था और कहा कि आप लैंड का आपका लैंड का कुछ पार्ट रख सकते हैं और बाकी जितना भी जो पार्ट है उसको आप गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उस पार्ट को। तो इस केस में जो लैंड टेन्यूर एक्ट के अंदर चैलेंज किया गया था और कहा कि आर्टिकल 19 के अंदर ये सिटीजन को फंडामेंटल राइट की प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड, जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है अनलिमिटेड नहीं है और पार्लियामेंट जो है ना फंडामेंटल सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केशव नंदा भारती वर्सेस केरला का केस। देखिए बहुत ही यहाँ पे केरला आना चाहिए, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो पार्लियामेंट जो है ना अमेंड करता है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको नहीं टच करेगा और ना अमेंड कर सकता है, ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस में क्या कि फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको ना टच कर सकता है ना अमेंड कर सकता है। अब देखते हैं हम इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण का केस में। इस केस में क्या होता है, देखिए पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण जो इंदिरा गांधी जी थी उनके इलेक्शन को इनवैलिड करार कर दिया था और इसी जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसी केस के चलते हुए देखिए जब ये केस चल रहा था तो पार्लियामेंट ने क्या करा था, 39 अमेंडमेंट एक्ट पास किया और आर्टिकल 329A इंसर्ट किया और कौन सा इसमें अमेंड किया हमारा, इसमें आर्टिकल 39 अमेंडमेंट एक्ट किया और आर्टिकल 329A को इंसर्ट किया और लिखा कि इलेक्शन के मामले में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, इसे चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका मतलब है फ्री और फेयर इलेक्शन और ये बेसिक स्ट्रक्चर के रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू का एसेंशियल पार्ट है, ठीक है।
ठीक, हमने क्या था ना, टू कंटिन्यू द बेसिक स्ट्रक्चर रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू आर एसेंशियल। तो आर्टिकल 329A को यहाँ पे हटाया दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड कोई भी अमेंडमेंट इन तीनों चीज़ों को हटा नहीं सकता। दे आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी एसेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखते हैं। इस केस में क्या, इस केस में प्रियम्बल के हेल्प से फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर इज नो केस ऑफ सुप्रियोरिटी बिटवीन पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोई भी सुप्रियोरिटी नहीं है पार्ट थर्ड और पार्ट फोर के बीच में, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं मारबरी वर्सेस मेडिसन का केस। देखिए, और इसी से रिलेटेड है ये IL चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, ये USA का केस है और ये इंडिया का केस है। मारबरी और वर्सेस मेडिसन का केस देखते हैं। यहाँ से जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस में यहाँ पे US के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि US के कोर्ट के पास पावर है, वो लेजिस्लेटर एक्शंस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और सेम इंडिया के केस में देखते हैं, IL चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था, इस केस में कहा कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास और आर्टिकल 226 के अंदर, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड 226 हाई कोर्ट। देखिए ये क्या है, ये रिट की बात करता है, आर्टिकल 32 और 226। ठीक है, इन आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट के पास जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर है। और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, लेजिस्लेटिव एक्शन को जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्शन का क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों आर्टिकल के थ्रू जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोई भी अमेंडमेंट इस पावर को कर्टेल नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। ठीक है, देखते हैं। देखिए AK गोपालन और का केस और रमेश थापर का केस, ये दोनों ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है, देखिए कोई एक्ट है और उस जैसे ये एक एक्ट है। ठीक है, एक्ट में क्या है, इतना पूरा पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो थोड़ा सा पार्ट हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रखेंगे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को निकाल देंगे। तो ये हमारा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अलग अलग कर दिया। ठीक है, और ये AK गोपालन वर्सेस रमेश थापर का केस किसकी बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करता है, सेवरेबिलिटी की। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रहण। ठीक है, अब क्या है इस केस में, एक्लिप्स में क्या होता है, देखिए एक एक्ट है, ये पूरा क्या है, ये काम में आ रहा है, लेकिन क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, इसको हटा दिया गया है। तो इसको क्या, अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं, इसको यूज़ में नहीं लाएंगे, बंद कर देंगे और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको फिर वापस एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल का केस किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का केस है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल होती है सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अपने राइट को का मतलब होता है अपने जो हमारे राइट्स हैं उसको वेव कर देना, बिल्कुल अपने राइट्स को वेव कर देना। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस है बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि US कॉन्स्टिट्यूशन से अलग इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का वेवर अलाउड नहीं है, मतलब हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हम उसको वेव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए आर्टिकल 14 का केस देखेंगे, EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए EP रोयप्पा का केस जो है आर्टिकल 14 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसमें इसमें बताया गया है कि जो राइट टू इक्वालिटी और जो आर्बिट्रेरीनेस है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन है। और ये इसमें देख लेते हैं, देखिए इस केस में कहा था कि अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी होता है
तो वी कैन कंसिडर दैट, हम उसको कंसिडर करें कि वो इक्वालिटी से अपोजिट है, ठीक है। इक्वालिटी को क्या करता है, अपोज कर रहा है। कोई भी क्या बताया हमने इसमें, एक्शन जो आर्बिट्री होता है वो इक्वालिटी से क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट बात ये भी सामने आई कि इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड आर्बिट्रेरीनेस इज अ स्वॉन एनिमीज, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी जुडिशियल सर्विस के मेंस में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये किस में आया था, यूपी जुडिशियल सर्विस में क्वेश्चन था, यूपी जुडिशरी के मेंस में, आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वॉन एनिमीज एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये 2003 में आया था क्वेश्चन ये। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम बात कर रणधीर सिंह की बात करते हैं। इस रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया था, इस केस में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट बताया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट किस में बताया गया, तो ये रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया था। और ईपी रोहप्पा के केस में हमने क्या बताया, आर्बिट्रेरीनेस इज अ स्वॉन एनिमीज, ठीक है। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड आर्बिट्रेरी इज अ स्वॉन एनिमी, कौन से किस आर्टिकल में बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ये आर्टिकल 14 में बताया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 देखते हैं, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। देखिए ये जो केस है ये डोमिसाइल कोटा का केस है, ठीक है। इस केस में क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज अ वैलिड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्लेस रेजिडेंस जो है ना वैलिड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन, और कहा कि स्टेट अगर अपना स्टेट के स्टूडेंट से कोई भी फीस को कम कर लेता है, ठीक है। जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली क्या कर, दिल्ली के स्टूडेंट्स में क्या होता है, एक स्कूल है, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनकी फीस कम हो जाती है, और जो अगर जो पर्सन यूपी से अगर वहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है उनकी फीस ज़्यादा है, तो एक तरीके से ये वैलिड माना गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर अपने स्टेट के स्टूडेंट से कम फीस लें और अदर स्टेट के स्टूडेंट से ज़्यादा फीस लें तो ये वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस देखते हैं। इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया था, जिसकी वजह से ये पावर मिली कि स्टेट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टी देवदासन का केस था। इसमें ये मेन केस है, कैरी फॉरवर्ड रूल को यहाँ पे इनवैलिड माना गया था, ठीक है। जैसे कोई स्कूल है, उस स्कूल में कुछ इतनी सीट है कि मतलब ये 70% सीट इतने लोगों की होगी, 20% सीट इतनी है। अगर उस 70% के क्राइटेरिया को कोई फुल नहीं कर पाएगा तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या माना था, इनवैलिड माना था। अब एनएम थॉमस वर्सेस थॉमर है, सॉरी थॉमस है, एनएम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें बोला था प्रमोशन में जो भी रिजर्वेशन है वो वैलिड होता है, ठीक है। नया देखते हैं नेक्स्ट एबीएसके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें बोला गया, इसमें टी देवदासन के केस को ओवर रूल किया गया था और कहा गया था कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड माना जाएगा। टी देवदासन में कहा गया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड माना गया था, लेकिन एबीएसके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या था केस, इसमें बोला था कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड ही है। देखिए हमने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट केसेस थे जो हमें लगता है कि आ सकते हैं, और देखिए केस तो बहुत पूछता है उत्तराखंड गवर्नमेंट और डीजीएस, तो इसलिए इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। जो एक्सप्लेन करने का मुझे लगा वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आगे भी मैं आपको वीडियो कवर करते रहेंगे हर एक चीज़ की। आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप भी चलते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।